नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर बबेले आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। हम अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, तो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज देखने वाले हैं कि जिसमें हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है ये हम देखने वाले हैं। ये आपकी कक्षा 10 का पाठ 2 है जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो हम सबसे पहले देखें कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, तो ये राष्ट्रवाद जो है वो क्या है, राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या है। जो राष्ट्रवाद की बात की जा रही है ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है, अब राष्ट्रवाद क्या है, अब राष्ट्रवाद के बारे में अगर आप देखें तो राष्ट्रवाद जहां व्यक्तियों की भावनाएं किसी देश के साथ जुड़ जाती हैं, जब वो किसी देश के लिए सोचना समझना स्टार्ट कर देते हैं, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। आप ये मानना, कोई सा भी दुनिया का देश राष्ट्र तब तक या उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना तब तक नहीं आती जब वो अपने राष्ट्र के लिए प्यार नहीं करते। दुनिया का कोई सा भी देश राष्ट्र तब बनता है जब वहां के लोग उस चीज को महसूस करना स्टार्ट करते हैं, उसको राष्ट्र मानना स्टार्ट करते हैं। अब राष्ट्र के पहले जो एक नाम चला करता था जिसको आप कहते हैं राजवाद। पहले तक क्या था, कोई राष्ट्र नहीं थे, पहले तक क्या थे, राज्य थे। तो वहां पर जो चीज चलती थी उसको कहते हैं राजवाद। उस राजवाद में लोगों की जो निष्ठा थी, लोगों की जो ईमानदारी थी, वो कहां तक सीमित थी, अपने राज्य तक और अपने राजा तक। अब उनके राज्य का आकार कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए, किसी के ऊपर हमला कर दिया, किसी के ऊपर कुछ कर दिया। और अगर आप राज्य देखेंगे तो राज्य ऐसे थे जिनकी संस्कृति लगभग एक सी आपको देखने को मिलेगी, उनको आप राज्य कहते थे, छोटे छोटे समूह थे। जब ये राष्ट्रवाद आया तो इसी के साथ एक विषय या एक नया नाम भी आया जिसको कहते हैं राष्ट्र राज्य, जिसको राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट कहा जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे यहां पर कि राष्ट्र राज्य। अब राष्ट्र राज्य क्या है, जब राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो पहले तक राज्य में लोग कैसे पहचाने जा रहे थे कि बोले यार वो दक्षिण भारत के हैं, वो सफेद कपड़े पहनते हैं, लुंगी लगाते हैं, वो एक राज्य हो गया। अगर आप गए महाराष्ट्र में, बोले नेहरू का टोपी पहनने वाले जो लोग हैं वो मराठी हो गए, ये महाराष्ट्र राज्य हो गया। या पगड़ी ऐसी तिरछी लगाने वाले लोग हैं, उनका अपन ने कह दिया कि मी मराठा हो गए। तो अब ये सभी जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है जिसको आप राष्ट्र राज्य कह रहे हैं। तो ये राष्ट्र राज्य कैसे बना, राष्ट्र राज्य बनता है जब लोगों के अंदर की भावनाएं बदल गई, लोगों ने ये महसूस करना स्टार्ट कर दिया। पहले तक लोगों की परिभाषा कैसे दे पा रहे थे, लोग ये बताते थे कि हम मराठी हैं, हम यहां रह रहे हैं, हम गुजराती है, हमारा खान पान रहन सहन ये है। लेकिन जब इन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना दिया गया तो उसको क्या कहने लगे, हम राष्ट्र। तो ये राष्ट्रवाद की कल्पना कुछ ऐसे निकल कर आई। अब क्या हो गई, लोगों की पहले पहचान क्या थी कि वो गुजराती हैं, पहले पहचान क्या थी कि वो बंगाली हैं, मराठी हैं। अब पहचान क्या हो गई, उनकी पहचान की परिभाषा धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गई। अब उनकी पहचान कैसे होने लगी है, चाहे वो गुजराती हो चाहे मराठी हो, लेकिन वो क्या है, भारतीय हैं। तो इस चीज को करने के लिए अब ये वाली जो प्रक्रिया है वो एक दिन में नहीं हो गई होगी कि एक ही दिन के अंदर हमने कर दिया कि बोले चलो ठीक है आज खींच देते हैं और आज से ये राष्ट्र बन गया। ऐसे राष्ट्र नहीं बनता कि अपन ने कॉपी के ऊपर बस बना दिया, गोल गोल नक्शा बना दिया, बोले ये राष्ट्र हो गया। राष्ट्र बनने में कई वर्ष लगते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। कोई देश कैसा है ये निर्भर करता है वहां के लोग कैसे हैं। अगर वहां के लोग अच्छे हैं तो आप कहते हैं कि वो देश अच्छा है, अगर कोई देश के लोग खराब हैं तो आप कहते हैं कि वो देश खराब है। अगर वहां के लोग साफ सुथरे रहते हैं तो आप कहते हैं कि ये देश बहुत साफ सुथरा है। सरकारें कितनी योजनाएं चला लें, अगर हम आप कोशिश नहीं करेंगे तो देश अच्छा नहीं होता है। तो देश किससे बनता है, वहां के लोगों से बनता है। वो लोग जैसे हैं देश वैसा होगा, लोग जैसे रहते हैं वो देश वैसा रहता होगा। तो लोगों से ही ये देश बनता है। तो क्या हुआ, लोगों की परिभाषा बदल गई, लोगों की डेफिनेशन चेंज हो गई कि उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान की परिभाषा बदल गई, उनकी भावना बदल गई। पहले गुजरात महाराष्ट्र के लिए या अलग अलग राज्यों के लिए लोग जीते थे, अब क्या है, उनके सबके मन में क्या है, भारत। सबके मन में क्या भावना आ गई है, भारत। आप कोई से भी अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं जिनका एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध आप देखेंगे नहीं, आपको किसी प्रकार का संबंध दिखेगा नहीं। जैसे आप देखें गुजरात में हीरा व्यापारी और आपके मालवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक किसान, लेकिन इन दोनों के अंदर की भावना क्या होगी कि मेरा देश तरक्की करे, जबकि इनके काम से ना तो इनका कोई आपसी संबंध है ना इनका कोई काम को लेकर संबंध है। तो अंदर की भावना बदल जाएगी, वो भावना आप क्या जाएगी, तो आप में क्या जाएगा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति। और ऐसे जब एक भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे लोग रहने लगेंगे तो उनको क्या कहेंगे, वो भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाएगा, राष्ट्र।
अब राष्ट्र को परिभाषित करने की जरूरत थी। अब राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया जाए, तो हमें यह फिर से डिसाइड करना था कि इसके अंदर कैसे लोग रहेंगे, यहां पर ये हमें डिसाइड करना था। तो हमें दोबारा से कि किस किस समुदाय के लोग इसमें आ सकते हैं, तो दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत पड़ी। कि आप देखें यहां पर कि ये सीमाओं को परिभाषित किया हमने और समुदायों को परिभाषित किया, दोबारा से सीमाओं को परिभाषित किया और समुदायों को परिभाषित किया। अब ये राष्ट्र की जो भावना है, जो राजवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, वो भावना क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन दृढ़ होनी चाहिए। जैसे हम और आप कभी भी अपने देश का बुरा सोच नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोचते हैं, कभी गलत करने की कोशिश नहीं करते। हमारी आपकी कोशिश क्या है कि हमेशा देश क्या हो, तरक्की पर जाए। देश तरक्की करेगा तो व्यक्ति तरक्की करेगा, या हम ये ऐसा कहें कि अगर व्यक्ति तरक्की कर रहे हैं तो देश भी तरक्की करेगा। अगर छोटे छोटे लोग अपनी हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं तो देश भी तरक्की करेगा। तो देश कैसे बना, राष्ट्र कैसे बना, या राष्ट्र राज्य कैसे बना, लोगों से मिलकर बना। लोगों का उसमें योगदान बहुत है। अब ये राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर कैसे रहे, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, तो उनमें हमने नए नए चिन्हों का उपयोग किया, नए नए गीतों का उपयोग किया, विचारों का उपयोग किया, नारों का उपयोग किया। जय हिंद ऐसे नारे हमने लगाना स्टार्ट किया, ताकि क्या हो, आपके अंदर जोश आए। जैसे आप देखें कि इसके पहले तक जो सेनाएं थी वो अपने अपने राज्यों के लिए लड़ा करती थी, लेकिन आज आप भारत की सेना देखें, उसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वहां पर सीमा पर जाकर उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो एकदम सामने जब दुश्मन आता है तो एकदम गोली मार देते हैं। क्यों गोली मारने के पीछे कारण क्या, उनकी भावना इतनी प्रबल है। भावना प्रबल करने के पीछे चिन्हों का उपयोग, प्रतीकों का उपयोग और नारों का उपयोग, गीतों का उपयोग ये किया जाता है, ताकि क्या हो, उनकी भावना और प्रबल हो जाए। समझ में आई ना बात। अब देखो कि अब ये सारी चीजें चल रही थी। अब किसी भी देश में राष्ट्रवाद एक दिन में नहीं बनता। ना तो भारत में एक दिन में बना था कि गांधी जी पैदा हो गए और राष्ट्रवाद बन गया, या भगत सिंह पैदा हो गए राष्ट्रवाद बन गया। एक झटके में तो होता ही नहीं है। जब एक झटके में नहीं होता है तो फिर कैसे होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है, कई साल लगेंगे। दुनिया के सैकड़ों देशों में जो राष्ट्रवाद आया है वो लंबी प्रक्रिया के दौरान आया है। अगर आप देखें, भारत में 1857 की क्रांति के पहले जो आंदोलन थे वो छोटे छोटे आंदोलन थे। कहीं किसान आंदोलन कह रहे हैं, कहीं जनजातीय आंदोलन कह रहे हैं। 57 की क्रांति को हम पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे लोगों ने योगदान नहीं दिया, क्योंकि उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी थी। अब ये आप देखें, 1857 से राष्ट्र बनते बनते कितना समय लगा, 1947 तक जाकर हम राष्ट्र को बना पाए। ऐसे ही दुनिया के दूसरे देश बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद राष्ट्र बनते, क्योंकि आपके अंदर की जो भावना है वो एक दिन में नहीं आएगी, एक दिन के अंदर वो भावना पैदा नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए, जब राष्ट्र बन जाता है तो भावना बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया के दौरान जब हम किसी राष्ट्र को बना रहे हैं या किसी राष्ट्र राज्य को बना रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने योगदान दिया होगा, कुछ जगहों ने योगदान दिया होगा, कुछ गीत और नारों ने योगदान दिया होगा। उनको हम आज उपयोग करते हैं कैसे, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने को लेकर। ठीक समझ में आ रही है ना बात। अब देखें अपन कि भारत में ये कैसे हो पाई, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आ पाई, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आएगी। तो देखो, भारत में राष्ट्रवाद या किसी भी देश में, पहले एक जनरल एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आती है। तो राष्ट्रवाद की भावना आने के पीछे कारण क्या है, आपका शोषण। किसके द्वारा किया गया शोषण, उपनिवेशवाद, जो कॉलोनी या जिनके द्वारा आपको उपनिवेश बनाया गया है। आप एक देश थे, लेकिन कैसा थे, अंग्रेजों के अधीन एक देश थे, आप एक गुलाम थे। तो उपनिवेशवाद के दौरान आपका शोषण हुआ, आपका दमन किया गया, और ऐसा शोषण कई सारे अलग अलग लोगों का भी हुआ होगा। अलग अलग लोगों का हुआ, व्यापारी का शोषण हुआ, किसान का शोषण हुआ, और अब आप देखें कि मजदूर का शोषण हुआ, जनजाति के लोगों का शोषण हुआ। सबका शोषण का स्तर अलग होगा। व्यापारी को थोड़ा कम शोषित किया होगा, मारा नहीं होगा, पैसा छीना होगा। किसानों से लगान भी लिया होगा, मारा भी होगा। जनजाति के लोगों से जंगल में जाने से मना कर दिया होगा। तो जब इनका शोषण हो रहा था तो ये शोषण में सभी लोग क्या थे, आहत हो गए।
जब आप हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये पास आने लगे। जब ये संघर्ष कर रहे थे उनको लगा कि यार ये व्यापारी भी संघर्ष कर रहा है, ये किसान भी संघर्ष कर रहा है। अब जब ये दोनों संघर्ष कर रहे हैं तो बोले क्यों ना अपन संघर्ष के दौरान, बोले किससे लड़ रहे हो, बोले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुए, हम साथ में आ गए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये उपनिवेशवाद क्या है ना, उपनिवेशवाद क्या कहलाता है, आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा। उपनिवेशवाद जब अंग्रेजों के द्वारा या यूरोप के कुछ देशों के द्वारा कुछ अलग अलग देशों को गुलाम बनाया गया था। उपनिवेशवाद के अंतर्गत मेन चीज क्या होती है कि हम जब किसी देश को गुलाम बनाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस देश के संसाधनों का उपयोग करें और वहां का जो धन लाएं अपने देश का भला करें। मतलब जहां पर हम जा रहे हैं वहां का कोई खास भला नहीं करना है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ किया कि रेल डलवा दी कहते हैं, लेकिन रेल हमारे लिए डलवाई थी क्या कि उनके लिए डलवाई थी? तो रेल पहले तो उन्हें अपने लिए थी, लेकिन जब भारत छोड़ के गए तो पटरियां उखाड़ के ले जाते क्या? कैसे ले जाते? छोटा सा तो देश है इतना सा। तो अब आप बताओ कि उपनिवेशवाद क्या हो गया? उपनिवेशवाद ये हो गया कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है और वहां के संसाधनों का दोहन करता है, जैसे हमसे लगान लेते थे, हमसे पैसा लेते थे, हमसे मारपीट लूट जो भी हुई वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहां ले जाते थे? लंदन या ब्रिटेन, और वहां का भला ये लोग कर रहे थे। तो ऐसी जगहों को कहा जाता है उपनिवेश। अब पैसा इनको इकट्ठा करना था तो उसमें इनने किसानों का भी शोषण किया, व्यापारियों का, नेताओं का, मजदूरों का और जनजाति के लोगों का, सबका शोषण किया। जब सबका शोषण कर रहे थे तो उनका संघर्ष हुआ। भाई किसानों को आपत्ति होगी तो संघर्ष तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? तो उनको लगेगा कि भाई खाने को है नहीं और आप मारे जा रहे हो। तो फिर उन्होंने ग्रुप बना लिया और क्या किया, उनके खिलाफ लड़ाई कर दी। ऐसा ही जनजाति में हुआ, बेचारे जंगलों में अपनी लकड़ी बीनते थे, जानवर चराते थे, आपने जंगल कानून लगा दिए। तो ऐसे जब समूह इकट्ठे आए, इनकी भावना साथ में मिली, जबकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे। सभी के इंटरेस्ट, कोई चाह रहा था कि लगान में कमी हो जाए, कोई चाह रहा था कि हमें जंगल में घुसने को मिल जाए, कोई चाह रहा था कि हमें व्यापार में छूट मिल जाए, ठीक। लेकिन सभी के इंटरेस्ट अलग थे। लेकिन संघर्ष के दौरान इनमें आपसी एकता आ गई और आपसी एकता की इनकी पहचान हुई, उस पहचान का इनने फायदा लिया। ये आपसी एकता कैसे आई? आपसी एकता कब आई? उत्पीड़न का जो दौर चल रहा था। उत्पीड़न मतलब आपको परेशान किया जा रहा, और अगर आप परेशानी के दौरान कोई आंदोलन कर रहे थे या उनके खिलाफ कोई रैली आप निकाल रहे थे या उनके खिलाफ हड़ताल कर रहे थे तो पुलिस वाले क्या थे? मारते थे, और बहुत मारते थे। तो उत्पीड़न और दमन के दौरान हम कई सारे लोग जब उत्पीड़ित हो रहे थे और अपनी आवाज उठाते थे तो हमको दबाया जा रहा था। तो उत्पीड़न और दमन के दौरान हम पास में आए तो ये एक सामूहिक चीज बन गई, सामूहिक भावना बन गई। तो ये क्या हो गई? भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। अब राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, लेकिन बिल्कुल राष्ट्रवाद नहीं बना था। मतलब कैसा बोले कि जैसा आज है वैसा राष्ट्रवाद नहीं था। अभी भी कई सारे लोग अलग अलग थे। तो ये बड़ी बातें जो थी ये किसने महसूस की? गांधी जी और कांग्रेस। गांधी जी, चूंकि गांधी जी कांग्रेस के मेंबर थे, तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने यह महसूस किया कि इस राष्ट्रवाद की भावना का उपयोग करके हमको एक विशाल आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और यहां पर एक नया व्यक्ति मिल गया और उस नए व्यक्ति के द्वारा एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया गया। एक नई कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया गया। और आंदोलन कैसा था? बहुत बड़े आंदोलन स्टार्ट किए गए। यह आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें सभी तबके के लोग जुड़े थे। उनका भला था तब भी, उनका भला नहीं था तब भी। तो यह राष्ट्रवाद की भावना भारत में ऐसे धीरे धीरे विकसित हो पाई। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब देखो कि ये राष्ट्रवाद तो हो गया कि भाई राष्ट्रवाद का विकास हो गया। उपनिवेशवाद के दौरान कुछ नुकसान हो रहा था, हमें मारा पीटा जा रहा था, तो ये सारी चीजें हो गई यहां पर। अब इन सारी चीजों को किसने समझा? कांग्रेस ने समझा, और कांग्रेस के बड़े लीडर गांधी जी ने समझा। और उनने चाहा कि इस भावना को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। तो उनके द्वारा आगे जाकर एक बड़े आंदोलन खड़े कर दिए जाएंगे, जिनको हम देखेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत। देखिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे यहां पर, अब देखें इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाली चीजें हैं, एक तो पहले पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या उपयोग है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे यहां पर, जो हमने अभी राष्ट्रवाद पढ़ा है तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरीके से काम किया, कैसे काम किया कि ये हमें राष्ट्रवाद की भावना लाई, या हम लोगों को कैसे पास में लाए, ये इनके द्वारा किया जाए। इनके साथ यहां पर कुछ आंदोलन आप देखेंगे,
खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और बीच में कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, जैसे सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह का विचार कैसे आया? जब गांधी जी भारत आएंगे तो गांधी जी अफ्रीका से भारत आ रहे थे, और अफ्रीका में गांधी जी एक बहुत बड़े पावरफुल मैन बन चुके थे, तो वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे जिसको कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो विचार है वो सत्याग्रह ही क्यों, और सत्याग्रह का कैसे गांधी जी ने उपयोग किया, ये वाली बातें हम देखेंगे। गांधी जी 2-3 जगह सत्याग्रह का उपयोग करेंगे। फिर एक एक्ट आ जाएगा जिसको आप कहेंगे, अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट निकाला जाएगा जिसको कहेंगे रॉलेट एक्ट, है ना। एक एक्ट आ जाएगा जिसको आप कहेंगे रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट के द्वारा अगर आप देखें यहां पर कि कैसे रॉलेट एक्ट जो 1918 में और 1919 में भारत में लागू किया गया, इसने कैसे नुकसान पहुंचाया। आप देखें यहां पर कि उसी के विरोध में ये रॉलेट एक्ट जो था, ये शक के आधार पर किसी को भी पकड़ लो और रखे रहो 2 साल तक, तो ये वाली बातें, तो इनके विरोध में जन आंदोलन हुए। उन जन आंदोलनों में आप देखेंगे जलियांवाला बाग हुआ, और फिर एक खिलाफत भी हमें देखना होगा यहां पर, ठीक। और जो गांधी जी ने जो मुद्दा चुना कि असहयोग ही क्यों होगा, तो गांधी जी के द्वारा ये असहयोग वाली बात है कि असहयोग को ही क्यों चुना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वाली बातें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर जो असहयोग स्टार्ट होगा, तो वो असहयोग की जो अलग अलग धाराएं हैं, मतलब शहर में कैसे काम करेगा, गांव में कैसे काम करेगा, और बागानों में कैसे काम करेगा। असहयोग गांधी जी ने लॉन्च किया था। असहयोग के दौरान स्वराज्य का भी नारा आएगा। यहां पर शहर के लोगों के लिए स्वराज अलग है, ग्रामीण लोगों के लिए स्वराज अलग है, और बागानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए स्वराज अलग है। तो ये सारी बातें हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये बात, यहां तक की बात क्लियर। चलिए अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये 2 टॉपिक और हैं जिसमें आप देखें सविनय अवज्ञा की ओर, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें विनम्रता से कहा गया कि आपको अंग्रेजों की बात नहीं माननी है। जिसके अंदर आप देखेंगे दांडी यात्रा, जिसमें आप देखेंगे नमक तोड़कर नमक कानून तोड़ देना, तो नमक तोड़ो कानून स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर नमक था लोगों ने नमक कानून तोड़ा, जहां पर दूसरे और नियम थे तो वो नियम तोड़े, कानून तोड़ व्यवस्था यहां पर स्टार्ट हो गई। लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, लोग इस आंदोलन को कैसे ले रहे थे, लोगों के लिए यह आंदोलन कैसा था, ये यहां पर देखने में आया। और इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसकी कमियां क्या है, इस आंदोलन में क्या क्या कमियां थी, ये बातें हमें इसके अंतर्गत देखना है। और आखिरी टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव, जिसको आप कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं, कि जब सभी लोग जुड़ जाएंगे और जिनको हम अपना कहेंगे, तो सामूहिक अपनेपन का जो भाव होगा वो क्या है, वो इसके आखिरी चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक खास तौर से हमें इस अध्याय के अंतर्गत देखना है, ठीक। ये यहां तक की बात क्लियर। अब जो मैग्नेट ब्रेन है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को, हमारे सेशन को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और कमेंट करना भी नहीं भूलना है। यह आपका नैतिक दायित्व है। धन्यवाद।